अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं और अपनी ज़िंदगी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जनाब, पाकिस्तान में तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अपनी ज़िंदगी बड़े अच्छे से गुजार रहे हैं। हज़ार मुसीबतों के बावजूद भी, स्पेशली कराची में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, 10,000 और मसले हैं, लेकिन कम अज़ कम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ इंसानियत मौजूद है। हाँ ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें इंसान ये कहता है कि भाई ये वाक़या हमारे शहर में हुआ, ये वाक़या हमारे कराची में हुआ, ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन ऐसे वाक़यात बहुत रेयर होते हैं। अब कुछ बात करते हैं पड़ोसी मुल्क की। पड़ोसी मुल्क में क्या हुआ? पड़ोसी मुल्क में जनाब ये हुआ कि आपने सुना होगा कि ज़ीरा जो होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है और खाने के लिए बड़ा मुफीद होता है और इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। लेकिन पड़ोसी मुल्क में जो ज़ीरा बनाने वाली कंपनीज़ हैं या ज़ीरे को पैक करने वाली कंपनीज़ हैं, उन्होंने किया क्या, ज़रा आपको ये बताते हैं। तो ये खबर है भारत से, जहाँ पर झाड़ू के तिनकों से बनाए गए जाली ज़ीरे की फ़रोख्त का इंकशाफ हुआ है। आप इमेजिन करें कि ये झाड़ू के तिनके जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे थे और इसकी फ़रोख्त का इंकशाफ हुआ। भारत की मार्केट्स में जाली ज़ीरे की फ़रोख्त से मुतालिक इंकशाफात सामने आ गए हैं। जाली ज़ीरे को झाड़ू के तिनके की मदद से बनाया जा रहा है। अच्छा जी, भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश में झाड़ू के तिनकों से बनाए गए जाली ज़ीरे की खेप को पकड़ा गया है। पुलिस अफसरान ने हजारों किलो जाली ज़ीरा बरामद किया है, जिसे असली ज़ीरे में मिलाकर रियासत के मुख्तलिफ शहरों में ले जाया जाना था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस की जानिब से उत्तर प्रदेश से बरामद किए गए जाली ज़ीरे को नारियल की झाड़ू के तिनकों, गुड़ और घास के इस्तेमाल से बनाया गया था। अच्छा जनाब, फिर क्या हुआ? फिर आगे डेवलपमेंट ये है कि पुलिस ने इस मामले में 7 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की और फिर तफ्तीश शुरू कर दी है और जो मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए उनसे तहकीकात की गई, जबकि फरार होने वाले मुल्जिमान की तलाश जो है वो जारी है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि जब्त शुदा खेप मार्केट में 60 लाख रुपए से जायद में फरोख्त की जा सकती थी। अच्छा जनाब, तो ये आप देखें कहाँ कहाँ सेल लगी है, कहाँ कहाँ सेल नहीं लगी है, इस बारे में जो है वो आपको बताते हैं। तो भाई आपकी जो फेवरेट ब्रांड्स हैं, अब मुझे नहीं पता कि आपकी फेवरेट ब्रांड्स कौन कौन सी हैं, लेकिन अगर मैं सेल के बारे में बात करूं तो ये सेल जो होती है ना बड़ा बेनिफिशियल होती है और ये उन लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होती है जो लोग सेल में से चीज़ें लेना पसंद करते हैं। तो सेल लगी हुई है J.Dot पे, फिर सेल लगी हुई है साया के ऊपर और फिर जो है 50% है। अच्छा जी, साया पे। अच्छा, उसके बाद जो खाड़ी पे सेल लगी हुई है ना, खाड़ी पे सेल लगी हुई है 50%। तो आप जाएं और जाकर शॉपिंग करें और फ़ायदा उठाएं, क्योंकि सेल जो होती है बड़ी फ़ायदेमंद होती है उन लोगों के लिए जो रेगुलर शॉपिंग कर रहे होते हैं और जिन्हें बहुत सारे ड्रेसेस चाहिए होते हैं। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि आलमी मार्केट में सोने की क्या कीमतें हैं। और आप जाहिर सी बात है, जब सोने की कीमतें बढ़ जाती हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने पास रखा हुआ सोना बेचने चले जाते हैं। अब सोने की कीमतें बढ़ गई हैं या गिर गई हैं, इस हवाले से मैं आपके साथ में ये खबर शेयर करती हूँ कि आलमी मार्केट में सोना $18 सस्ता होकर $3,218 फी ऑन्स तक गिर गया है। अच्छा जी, 1 तोला सोना 1,800 रुपये सस्ता हो गया है और 1 तोला सोने की कीमत 3,38,800 रुपये पर आ गई है। अच्छा जी, 10 ग्राम सोना 1,543 रुपये सस्ता होकर 2,90,466 रुपए का हो गया है। अच्छा भाई, और अगर हम चांदी की बात कर लें तो चांदी के क्या हालात हैं? तो 1 तोला जो चांदी है वो 3,234 रुपए पर ही बरकरार है। तो ये मैंने आपके साथ में जो है वो शेयर किया कि सोने के क्या जो है वो रेट्स हैं और सोना किन प्राइजेस पर मिल रहा है। अब कुछ बात कर लेते हैं कि आपने ग्रॉसरी करनी होगी, दालों के रेट सुनते जाएं। दालों में आपकी फेवरेट कौन सी दाल है? दालों में जो आपकी फेवरेट दाल हो सकती है वो माश की दाल हो सकती है या मसूर की दाल हो सकती है, बट मेरी फेवरेट जो है वो सारी दालें हैं सिवाय एक दाल के, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। वो है माश की दाल। माश है 405 और रिटेल प्राइस 425। मूंग की दाल जो है उसकी होलसेल प्राइस है 310। मसूर की दाल 250। फिर दाल चना जो है वो 340। फिर काबली चना जो है उसकी होलसेल प्राइस जो है रिटेल प्राइस जो है वो 325 है। तो ये तो हो गई दालें। अब कुछ आपके साथ में जो है वो चिकन, मटन, बीफ, गोश्त और ये सारी चीज़ों के जो रेट्स हैं वो शेयर कर लेते हैं, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि आप जहाँ से ख़रीदते हैं वो किन प्राइसेस पे लेते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं ये स्टैटिक प्राइसेस, कमिश्नर कराची की ये प्राइसेस। और ये प्राइसेस जी स्क्रीन पे पॉपअप हो रहे होंगे और आप देख सकते हैं कि मटन जो है वो 2,000, अंडे जो हैं वो 260 रुपये दर्जन, चिकन जो है वो 650, इसके अलावा बीफ और बछिया जो है वो है 1150। तो जनाब ये अपडेट्स हैं। अब थोड़ी हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर मौसम कैसा है। थोड़ी सी देर के बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि जी माल के हाल में क्या कुछ चल रहा है और करेंसी रेट्स के हवाले से भी बात होगी। अच्छा, अब कुछ बात करते हैं हम
कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है। लेकिन उससे पहले आज का मौसम, तो जी आज 11 बजे रहेगा 33 सेंटीग्रेड, फिर 12 बजे रहेगा 34, उसके बाद फिर 35 एंड देन फिर उसके बाद 1 बजे जो है वो 35 सेंटीग्रेड रहेगा और फिर उसके बाद 2 बजे जो है वो 36 सेंटीग्रेड रहेगा। तो ये साथ के साथ हमने सोचा कि आपके साथ में मौसम का हाल जो है वो भी शेयर कर लिया जाए। अच्छा जनाब, अब नेक्स्ट जो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं एक आपको बताते हैं कि जो माल का हाल है वो उसके ऊपर हम बात करेंगे कि आज करेंसी रेट्स क्या हैं। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 176, इसके अलावा कैनेडियन डॉलर है 199, फिर यूरो जो है वो 310 है, फिर कुवैती दिनार जो है वो है 898। तो ये तो है करेंसी रेट्स एंड वी हैव यूके पाउंड्स 363, फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो सऊदी रियाल है 75.25 एंड वी हैव स्विस फ्रैंक 317, फिर उसके बाद हमारे पास है यूएस डॉलर 282। तो ये तो हो गया है जनाब माल का हाल। और अब इसके बाद हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले ये टोटका ज़रा सुनते जाएं। तो ये जो टोटका है ये आंखों की रोशनी तेज़ करने का टोटका है और इससे आपकी आंखों की जो रोशनी है वो तेज़ हो जाएगी और आपको बेहतर नज़र आने लगेगा। और ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अच्छा देखें ताकि आप अच्छा काम कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को जो है ये मसला होता है कि उनकी दूर की निगाह कमज़ोर होती है, तो उसके लिए वी हैव बादाम, सौंफ और मिश्री, ये आपने इक्वली हम वज़न लेकर इनको पीस लेना है। फिर रोज़ाना रात सोने से पहले 1 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ आपने इस्तेमाल करना है। फिर आपने आँखों की जो रोशनी है उसके हवाले से ये जो टोटका है बड़ा मुफीद है, इससे आपकी याददाश्त और दिमागी ताकत जो है वो ये उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। तो आपने आँखों की रोशनी के लिए बादाम, सौंफ और मिश्री को पीस लेना है और फिर 1 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ आपने इस्तेमाल करना है, इससे आपकी आंखों की जो रोशनी है वो बेहतर हो जाएगी। चले जी, अब यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ढेर सारी खबरें हैं, टॉप स्टोरीज़ हैं और हमारे करस्पॉन्डेंट्स हमारे साथ होंगे और आज हम कराची क्राइम्स पे भी बात करेंगे। इसके अलावा आज हम आपको बताएंगे कि अब क्योंकि मंडी सज गई है, कल भी हमने आपको इस हवाले से अपडेट किया था, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, अभी क्या करंट अपडेट्स हैं, क्या क्या वहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं, ये सब कुछ जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब अभी इस वक्त क्योंकि हमारे करस्पॉन्डेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ खुर्शीद भाई मौजूद हैं, हमारे साथ आजिज़ भाई मौजूद हैं और आज हमें मवेशी मंडी से एडमिनिस्ट्रेशन से ज्वाइन किया है शाहाब इकराम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक है। खुर्शीद भाई कैसे हैं आप? खुर्शीद भाई कैसे हैं आप? आजिज़ भाई ठीक ठाक है? खुर्शीद भाई तो बड़े दिनों बाद आए, तो खुर्शीद भाई से तो आज ढेर सारी बातें होनी है। अच्छा सर, मवेशी मंडी के हवाले से कल हमने बताया था कि मवेशी मंडी अब सज गई है, बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर इसका जो इफ्तिताह है, जो ऐलान किया जाएगा वो 19 अप्रैल को जो है वो किया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई आप आके आप अपने जानवर ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ ट्रक उतरा और वहाँ शॉपिंग शुरू, कराची वाले जो है इस मामले में पीछे नहीं रहते। तो सर से जानते हैं कि सर अभी कल से स्टार्ट हुआ है ये सारा सिलसिला? नहीं, दो रोज हो गए, 2 रोज से स्टार्ट हुआ है और 3 से 4 ट्रक जो है वो आए और अभी सूरत हाल क्या है? अभी इस वक्त भी 2 ट्रक ऑफलोड हो रहे हैं। अच्छा। हमारे पास ट्रॉले हैं और माल शुरू असल में एक दौड़ है सबसे पहला आने की, सबसे पहले आने की वो दौड़ में शरीक होने के लिए लोग पहले से आना की कोशिश करते हैं। सही। और इस दफ़ा थोड़ा सा वो हमने कुछ इनामात भी रखे हुए हैं, तो वो और भी लोग जल्दी आ रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, और हम कराची के हवाले से तो हम ये कहते हैं कि जितना जल्दी आ जाएं, यहाँ का शौक़ ख़त्म नहीं हो सकता। सही। तो वो भी जैसे बात हो रही थी कि अगर कराची का शौक़ और फ्लैट ना हो कराची में, तो लोग बाहर से जानवर नहीं खरीदेंगे, हर घर में 1-2 माल पल रहा होगा। सही। कराची में जो है ये बड़ा शौक़ है और ऑब्वियसली होना भी चाहिए। ये जो ईद है, बड़ी ईद है, इसकी खुशी सारी जो है वो डिपेंड करती है इस तमाम तर जो है ना वो शॉपिंग पे कि आप जब मवेशी मंडी जाते हैं और बच्चे, बूढ़े और जवान जिस तरीके से वहाँ पर पसंद करते हैं। ये बताएं सर, अभी क्या जानवर के जो प्राइजेज़ हैं वो क्या है मवेशी मंडी में, क्या प्राइजेज़ हैं? देखिए, प्राइस है सुन्नत इब्राहिमी है, हर शख्स की कुर्बानी होगी। हाँ। जो महंगा का शौकीन है उसके लिए महंगा जानवर मौजूद है। हाँ। जो सस्ते का, जो उसका बजट है, उसमें भी जानवर मौजूद है। सही। और वो जो एक बात है कि वो रिश्ते अगर आसमानों पे बनते हैं तो इधर के जो सौदे हैं वो यहीं मंडी में ही बनेंगे। सही। बाहर नहीं होंगे। बिल्कुल। और इंशाल्लाह हर शख्स की सुन्नत इब्राहिमी बड़े एहसन तरीके से अदा बड़े एहसन तरीके से जो है ये तमाम तर काम सर अंजाम दिए जा रहे हैं।
अच्छा ये बताएं, अब क्योंकि मवेशी मंडी जब सस्ती है कराची में, अब जैसे जैसे टाइम गुजरेगा 19 को बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही जो है वो कराची वालों ने जाके अपने जानवर ख़रीदना शुरू कर दिए। और ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो हम आपको अपने ही प्लेटफॉर्म से बता रहे हैं कि 2 से 3 दिन पहले जो है ये मवेशी मंडी लगी, और उसके बाद आज भी बता रहे हैं कि 2-3 ट्रक आए और कराची वालों ने शॉपिंग शुरू कर दी है। एक तो सिक्योरिटी के क्या इकदाम किए गए हैं, दूसरा वैक्सीनेटेड हैं सारे जानवर नहीं हैं, किस तरीके से चेक करके, चेक एंड बैलेंस करके उनको यहाँ पर लाया जा रहा है ताकि वो शहरियों के लिए और जिस घर में वो जानवर जाता है उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ये ज़रा थोड़ा बताइएगा कि आप लोगों ने इस मामले में अपनी क्या SOPs रखी हुई है। सिक्योरिटी के जो पिछले सालों में हमारे पास जितने लोग रहे हैं उनको सबको इस दफ़ा पिकेट्स को भी और नफरी को भी डबल कर दिया। अच्छा जी हाँ। अच्छा, और आप इसमें ये देख लें कि लास्ट ईयर जो मवेशी मंडी लगी थी उसमें भी 0 क्राइम था, कोई वारदात नहीं हुई। और उसके बाद भी इसको डबल कर दिया गया। जितनी पिकेट्स हैं पुलिस की, रेंजर की, उनको भी हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और मेन चीज़ ही यही है कि वो आपको माहौल ऐसा मिले कि आप फैमिली के साथ इस फेस्टिवल को मनाएं। और आप सब कराची वाले मतलब बेताब होते हैं इन दिनों के लिए, तो वो बिल्कुल बेखौफ व ख़तर हमारे साथ आएँ और इस फेस्टिवल को मनाएं, अपनी फैमिली के साथ आएँ। सही, बिल्कुल बेखौफ ख़तर इस फेस्टिवल को मनाएं और जाएं। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि अब जानवर अब लोगों को ये बताएं कि बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि वो लास्ट डे तक यानी चांद रात तक वेट करते हैं कि जो कीमतें हैं जानवरों की वो कम हो जाएंगी। कौन सा टाइम होता है बेहतरीन जिसमें जानवर ख़रीद लेना चाहिए और मवेशी मंडी जाके ये वाला काम कर लेना चाहिए पहले से, आपको लगता है क्योंकि आप खुद वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो कौन से बेहतर टाइम होता है जब ये जो व्यापारी होते हैं ये भी दाम कम कर देते हैं और कुछ बेहतरी हो जाती है आवाम के लिए? देखिए, ये सारा मसला है रसद और तलब का। ठीक, अगर मंडी में माल ज़्यादा आ जाए तो रेट नीचे आएगा, और अगर वो तनासुब से चल रहा है तो रेट भी बड़े तनासुब से चल रहे होते हैं। और अगर ये पीछे का सबको पता होता है व्यापारियों को कि पीछे माल है या नहीं है, तो फिर वो रेट ऊपर जाना शुरू होते हैं। सही नहीं, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि कराची वालों को किस टाइम पर जाकर जानवर खरीदना चाहिए जब कीमतें जो हैं वो कम? ये दरमियान के दिनों में, चांद से जो है ना 8-10 रोज़ पहले माल की जो स्पीड है वो भरपूर होती है। पीछे की मंडियाँ चल रही होती हैं, मंडियों से माल निकल कर सीधा यहीं आ रहा होता है, तो वो ये दरमियाने के जो दिन हैं वो बहुत अच्छे हैं ख़रीदारी के लिए कराची वालों के। और अभी जो ये शुरू का टाइम है, अगर इसमें जाएं जानवर लेने तो ज़रा सा अभी मैं भी मजबूत होकर बैठा हुआ होऊंगा ना कि अभी तो आए हूँ, देखते हैं आगे के बाज़ार। सही, यानी जो व्यापारी हैं इस टाइम पर थोड़ा सा उनके भी टेंट्रम्स होंगे कि भाई ठीक है अभी तो जो हमारा जानवर है वो आया है, हाँ, तो फिर जो है वो अभी तो एकदम प्राइस कम नहीं हो सकते। यानी जो दरमियान का टाइम हो, यानी आप कह रहे हैं कि 15 से 20 दिन बाद जाके जानवर खरीदें तो आपको नॉर्मल अच्छे प्राइसेस पे मिल जाएंगे। खरीदारी का टाइम शुरू है, खरीदारी का टाइम जो है वो 20 से 25 दिन बाद शुरू है उनके लिए जो कम कीमतों में या मुनासिब कीमतों में जो है वो ख़रीदारी करना चाहते हैं। अच्छा, ये बताएं, इसके अलावा आप लोगों ने इनामात भी रखे हुए हैं, इक़दामात क्या किए हैं, किस तरीके से जो है वो सिक्योरिटी मुमकिन बनाएंगे, किस तरीके से वहाँ पर जो है वो स्ट्रेटजी बनाई गई है, क्योंकि बहुत रश होता है और आगे आने वाले दिनों में ये रश बढ़ता जाएगा। जी, हम लोग इसको गदर का नाम देते हैं कि एक गदर होता है पूरा कराची इस वक्त, और सिंध के भी बहुत से शहर लोग अपनी फैमिलियों के साथ वहाँ पर घूमने फिरने के लिए आए हुए होते हैं। तो इसके ऊपर इतने लोग हैं और इतना सिस्टम काम कर रहा होता है, पूरा एक शहर आबाद है। आप ये सोचिए कि जितनी एक इलाके में लाइट होती है उतनी हम जनरेटर पे पूरा शहर आबाद करके बैठे हुए होते हैं। सही। तो सारे हर तरह के इंतजामात मुकम्मल है हमारे पास। सही सही। और इसीलिए हम आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं कि आइए। चलिए भाई, ज़रूर कराची वाली ज़रूर जाएंगे और ज़रूर जाकर जो है वो ये देखेंगे कि क्या प्राइसेस हैं और क्या प्राइसेस नहीं हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं चाहूँगी कि मवेशी मंडी में जब लोग जा रहे होते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इश्यूज़ ये आ रहे होते हैं कि लोग कहते हैं जी बहुत ज़्यादा रश होता है और चोरी चकारी और इस तरह के जो मामलात होते हैं वो होते हैं, उसके लिए आप लोगों ने कोई वहाँ पर इकदाम किए? जी बिल्कुल, वहाँ जगह जगह हमारे इंतज़ामिया के टेंट और हमारी इंतज़ामिया के लड़के मौजूद होते हैं। किसी भी किस्म के कोई मसाइल के लिए वो खड़े हुए होते हैं, कोई मसला हो तो वो फ़ौरन वहाँ जगह जगह हमारे नंबर आवेज़ा हैं। क्योंकि शाह साहब लास्ट ईयर भी बहुत सारे लोगों ने ये कंप्लेन की कि हम जानवर ख़रीदने के लिए बहुत सारे पैसे रख कर लेकर गए और हमारा इरादा था कि हम जानवर ख़रीदेंगे, लेकिन हमारे पैसे चोरी हो गए, हमारी जेब कट गई। उसके लिए फिर आप लोग क्या इक़दाम करते हैं, किसको कांटेक्ट करना चाहिए सडन?
पुलिस वहाँ मौजूद है। हाँ। और हमारे हेल्प काउंटर मौजूद हैं, हेल्प डेस्क मौजूद है। और तो इस तरह के जब ऐलानात होते हैं या लोग कंप्लेन लेकर आते हैं तो आप फिर क्या उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं? पकड़े जाते हैं? जी हाँ, अगर कोई ऐसा है, हाँ। अव्वल हमारी कोशिश होती है कि जो गेट पर हमारे जो स्टाफ मौजूद है, ज़रा भी मशकूक आदमी को हम अंदर नहीं आने देते। गेट पे से ही हम उनको काउंटर कर लेते हैं। हाँ। और अगर देखिए इतने बड़े गदर में कोई एक आध आदमी निकल आना कोई यानी वो नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको भी अगर पकड़ रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, और उसको भी रोक रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, ठीक है। हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट आजिज भाई भी बैठे हुए हैं, खुर्शीद भाई भी बैठे हुए हैं। आजिज भाई, मैं चाहूंगी अगर आपके जहनों में कोई सवाल कुछ पूछना चाहते हैं तो 2-3 बातें हैं। जाहिर है कि हम बरसों से इस मवेशी मंडी को कवर करते हैं। ये तो कुछ सालों से लग रहा है। हाँ। ये जो नार्दर्न बाईपास वाला है उससे पहले तीसरा साल हुआ। हाँ, तीसरा साल है। उससे पहले हाईवे पे लगती थी मंडी, तब भी पूरी रिपोर्टिंग की पूरी लाइफ में। जाहिर है कि ये कुछ दिन ऐसे आते हैं कि तमाम रिपोर्टर्स को ये मंडी की कवरेज करनी पड़ती है। सही। ये थोड़ा सा शुरू में मसला ये था कि दूर लग रहा था लोगों को नार्दर्न बाईपास वाला। लेकिन अब गुज़िश्ता बरस से हमने देखा कि ये भरपूर हो रहा है, लोगों की जिस तरह की शिरकत है उसमें। पहले ये ख्याल था कि शायद उस तरह नहीं होगा जिस तरह हाईवे पे लगती थी, सुपर हाईवे पे, लेकिन उसी तरह ही लोगों का जोश और जज्बा और रश नज़र आता है। सही। अच्छा, इनको एक फ़ायदा ये हुआ, इंतज़ामिया को एक खुला मैदान मिल गया वहाँ पे, यानी स्पेस बहुत ज़्यादा है। सही। इस वजह से थोड़ा सा वहाँ कंजस्टेड होता था मामला। हाँ। वो भी नहीं है। सही। लेकिन यहाँ 2-3 चीज़ें हैं, इंतज़ामात पे बात हो रही है तो लोगों को इन्होंने जैसे बताया सिक्योरिटी सबसे अहम होता है। दूर होने की वजह से खौफ होता है, साइकोलॉजिकली भी ज़हनों में होता है। वही सभी मैंने पूछा ना सिक्योरिटी के वाले से। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। और ये ठीक कह रहे हैं कि हम 10-15 दिन जब होते हैं तभी पीक पे खरीदारी होती है। इस वक्त चले लोग शौक से लेते होंगे, लेकिन असल पीक खरीदारी 10 दिन जब होते हैं। सही। हम समझ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जैसे शुरू में बताया यहाँ ज़्यादातर लोगों की तादाद फ्लैटों में रहती है, जानवर पालने या रखने की जगह नहीं होती। अगर पहले लोग खरीदेंगे तो जानवर को रखेंगे कहाँ पे? तो सोचते हैं ज़्यादातर लोग तो बिल्कुल आखिरी 2 दिनों में खरीदारी करते हैं। लेकिन 10 दिन से लोग खरीदारी के उसमें पीक पे आ जाते हैं। सही। तो एक तो सिक्योरिटी जैसे इन्होंने बताया, दूसरा देखें महंगाई तो बहरहाल बढ़ रही है। सही। जिस तरह ओवरऑल सोसाइटी में महंगाई बढ़ रही है उसका उस पर असर तो पड़ेगा ना। जानवर जो पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, पंजाब से लेके बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाके ये जानवर पहुँचते हैं। ज़ाहिर है इनके किराए बढ़ गए होंगे, जो चारा होता है जो मवेशियों को खिलाया जाता है उसके रेट्स बढ़ गए होंगे, और उसके साथ 2-4 मज़दूर होते हैं जो 1-1, 2-2 महीना ठहरते हैं। ये सारे अखराजात बहरहाल उसी जानवर से ही निकलने होते हैं। तो इस वजह से जानवर महंगा हो जाता है। सही। महंगा तो है, ये तो हमारा कंपेरिजन है कि हर साल रेट बढ़ता है। रेट का कम नहीं होता जानवर का, बल्कि जिस तरह मुल्क में ओवरऑल महंगाई बढ़ती है उसी तरह जानवरों के रेट्स भी बढ़ते हैं। जानवरों के रेट्स भी तो ये तो एक फैक्ट है, इसको जुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर सिक्योरिटी हो, अगर इंतजामात अच्छे हों, ट्रैफिक जो पार्किंग होती है गाड़ियों की, पार्किंग का निज़ाम अगर अच्छा हो, ये सबसे ये अहम होता है, पार्किंग का जो निज़ाम होता है। अच्छा, पानी का वहाँ इंतज़ाम अच्छा हो, जानवरों को पानी बहुत चाहिए होता है वहाँ पे, पानी का अगर इंतज़ाम अच्छा हो, और बाकी तो देखिए कारोबार है ये आप समझें कि 1.5 महीने में अरबों रुपए का कारोबार हो रहा होता है कराची में। अगर कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको देखें तो लाजमी है, फिर वहाँ होटल्स भी लग जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक शॉप्स भी लग जाते हैं, ATM भी खुल जाते हैं, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। वो तो एक कारोबार का हिस्सा है। लेकिन इंतज़ामिया, चूँकि आज इंतज़ामिया से शाह साहब बैठे हैं हमारे पास, तो इंतज़ामिया के नुक्ते नज़र से ये पार्किंग और सिक्योरिटी और ये जिस तरह से आजिज भाई ने बताया शाह साहब कि अब जैसे मैंने आपसे सिक्योरिटी का पूछा और जो ये जेब कतरे होते हैं इनके हवाले से पूछा, फिर मैंने ये पूछा कि लोगों के लिए वो कितना जो है वो बेनिफिशियल है वहाँ पर जाना या नहीं जाना, क्योंकि सेहत के मामलात होते हैं, हाइजीन के मामलात होते हैं। वहीं आजिज भाई ने जो बातें की, पार्किंग के इश्यूज हैं, पानी के इश्यूज हैं। पार्किंग से शुरू करता हूँ। जी जी। लास्ट आजिज भाई और मैं अपने लिए हम कहते हैं, अच्छा, ये शायद हम उस वक्त हैं जब DSNG जो है ना ट्रक के ऊपर सामान रख के चलाई जाती थी, जनरेटर। आजिज भाई अगर DSNG होती थी, अगर याद हो तो इस तरह था, हम उस वक्त से मंडी कर रहे हैं।
मंडी बड़ी हो रही है, मंडी जवान हो रही है, सिल्वर जुबली पे आ गए। हाँ। 25 साल हो गए, बहुत सी चीज़ें तब्दील हो गई। अभी इस दफ़ा जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं शॉप्स और केबिन के होटल्स, वो फूड स्ट्रीट बना रहे हैं बड़ी खूबसूरत। तो अगर फूड स्ट्रीट और मवेशी मंडी, मवेशी कहाँ और मंडी कहाँ, और फिर फूड स्ट्रीट्स, तो इस तरह की चीज़ें, इतनी लाइटिंग, इतने इंतजामात, तो वो सब तारीफ के काबिल होंगे इंशाल्लाह। और सब हाइजेनिक, बड़ी जो है ना अच्छी शॉप्स आपको वहाँ मिलेंगी। और एक ऐसा समा होगा इंशाल्लाह कि देखने से ताल्लुक रखता होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। शाह साहब तो यही कह रहे हैं कि मंडी में इस दफ़ा जो है अच्छी चीज़ें, लाइटिंग, सिक्योरिटी और सेहत की जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी। अच्छा जी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इसमें मज़ीद डिस्कशन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब हमारे करस्पॉन्डेंट्स हमारे साथ हैं और मवेशी मंडी से शाह साहब हमारे साथ हैं, लेकिन ये खबर हम आपके साथ पे शेयर करते हैं। इट्स अबाउट मॉडल नादिया हुसैन। अच्छा जी, इनका जो ये एक इशू है, ये आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा मीडिया में हाईलाइटेड है। अब इसकी जो करंट डेवलपमेंट स्टोरी है वो कुछ इस तरीके से है कि अदाकारा नादिया हुसैन FIA में पेश हुई। बयान शुरू होते ही FIA दफ्तर में बिजली चली गई। अच्छा, मारूफ अदाकारा नादिया हुसैन फ्रॉड केस में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कराची में पेश हुई। FIA की नादिया हुसैन का बयान शुरू होते ही FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल में बिजली चली गई। FIA ने आज नादिया हुसैन को फ्रॉड केस में बेनिफिशरी के इल्ज़ाम में तलब किया था। ये कल जब ये पेश हुई थी जब की बात हो रही है। FIA का इल्ज़ाम है कि फ्रॉड केस में गिरफ्तार नादिया हुसैन के शौहर के अकाउंट से करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में मुंतकिल किए गए। ज़राए का कहना है कि अदाकारा नादिया हुसैन ने FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल की जानिब से 2 घंटे बयान रिकॉर्ड किया गया। FIA की जानिब से बयान रिकॉर्ड करने के बाद प्रिंट आउट पर अदाकारा नादिया हुसैन के दस्तखत भी ले लिए गए हैं। और नादिया हुसैन का जब बयान शुरू हुआ तो FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल में वहाँ पर जो बिजली थी वो चली गई। बिजली की फरहमी में तातुल पर बयान लेने में भी उनकी ताख़ीर हुई। अच्छा जी, अब जो अगली खबर है वो खबर कुछ इस तरीके से है कि सेहत के मामलात के बारे में हम आपको ज़रूर बताते हैं, अपडेट करते हैं। कोयटा से ये खबर है और अफसोसनाक खबर है, लेकिन ऑब्वियसली जो भी सेहत के मामलात होते हैं उसके ऊपर हमारी जो इंतज़ामिया होती है बहुत एक्टिव होती है। तो कोयटा से ये केस सामने आया है। इट्स अबाउट कॉन्गो वायरस। तो कॉन्गो वायरस का एक नया केस जो है वो अब सामने आ गया है और जो मुतासरा मरीज़ है उसको फातिमा जिन्ना अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल करा दिया गया है। बलूचिस्तान में रवा साल कॉन्गो वायरस का ये तीसरा मुस्बत केस है। कॉन्गो वायरस से मुतासरा एक मरीज़ का इंतकाल भी हो चुका है। फातिमा जिन्ना अस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीज़ में कॉन्गो वायरस की तस्दीक हुई है और मरीज़ का ताल्लुक कोयटा के इलाके इस्मिनी रोड से है और मुतासरा 17 मरीज़ों को आइसोलेशन वार्ड में भी दाखिल करा दिया गया है। इंतजामिया के मुताबिक बलूचिस्तान में रवा साल कॉन्गो वायरस का ये तीसरा मुस्बत केस है। तो जनाब ये इस तरीके से वहाँ पर एक और केस जो है वो रिपोर्ट हुआ है। अच्छा जनाब, मंडी की बात करते हैं और शाह साहब जो है हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, अभी जिस तरीके से आपने देखा कि अभी यहाँ पर कोयटा में भी ये केस रिपोर्ट हुआ और इससे पहले भी जो मुतासरा लोग हैं उनको आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल किया गया है, क्या इक़दाम कर रहे हैं इस तरह के वायरस जो है उनको रोकने के लिए? क्या चेक इन बैलेंस होगा जानवरों का, उनको अच्छी तरह चेक किया जाएगा और क्या आप लोगों ने पॉलिसी बनाई हुई है? जी, हमने इसके ऊपर जो है ना वेटनरी का पूरा एक डिपार्टमेंट हायर किया हुआ है। ठीक, जैसे इस वक्त भी माल उतर रहा है तो वो चेक हो रहा है और उसके बाद जब हमारी मार्शलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो वहाँ पर 19 से मुस्तकिल डॉक्टर्स मौजूद होंगे। ठीक, और जो उनकी क्लिनिक्स हैं वो अंदर भी होंगी। जी हाँ, मुख्तलिफ ब्लॉक्स में, तकरीबन हर ब्लॉक में उनको एक जगह दी गई है। हाँ। और वो मतलब है वो पेट्रोलिंग भी कर रहे होंगे और सब तरफ उनकी नज़र होगी। सही। तो उस पर हमारी मुकम्मल गिरफ्त है, कहीं लूज़ नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा जो है ना वो अहम इशू है और इस इशू के हवाले से जो है ना वो बहुत सारे लोग सर मंडियों से मुतासर भी हो जाते हैं। अगर इस तरह के कोई केसेस रिपोर्ट हो तो आपको पता है फिर ये कितना बड़ा अलमिया बन जाता है कि आप जानवर ला रहे होते हैं, साथ में इस तरह का कोई अगर वायरस भी आ जाए तो वो फिर प्रॉब्लम होती है। अगर कोई शख्स जानवर ख़रीदता है और जानवर खरीदने के बाद उसको लगता है कि मुझे इसको चेक करा लेना चाहिए या इसको दिखा लेना चाहिए, तो वहाँ पर आप लोगों के लिए हर ब्लॉक के अंदर हाँ, एक हॉस्पिटल टाइप जो है ना जगह मौजूद होगी। हाँ, जानवरों के उससे मुतालिक वहाँ डॉक्टर बैठे हुए होंगे और उसका बाकायदा इंतज़ाम है कि आपको किसी किस्म का शुबा हो तो मौके पे आप आएँ और कराएं। जो मेडिसिन के लिए हमने बल्कि कराया वो 50% डिस्काउंट पे दवाइयाँ मिलेंगी।
अच्छा। किसी को कोई दवा चाहिए हाँ। जानवरों की, वो 50% डिस्काउंट दिया जाएगा उस पर। और 24 घंटे 24/7 डॉक्टर्स मौजूद हैं मंडी के अंदर। जैसे मैंने अभी कहा कि ट्रक उतर रहा है जी, और उस पर भी डॉक्टर चेक कर रहे हैं उसको, डॉक्टर जो है वो मौजूद हैं। अच्छा जी, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इस पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ जो है वो शाब साहब मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। तो जनाब, अब हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले जो है ये ख़बर आपके साथ में शेयर कर लेते हैं, एंड इट्स अबाउट हाफिज़ाबाद। तो हाफिज़ाबाद में ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया। हाफिज़ाबाद में मुज़र सेहत मिठाई खाने से 3 बच्चे जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक नामालूम शख्स बच्चों में मिठाई तकसीम करके फ़रार हुआ। 6 बच्चों की तबीयत भी ख़राब है और DHQ अस्पताल में मुतासरा बच्चों के लवाहिकीन ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि अस्पताल में ना MS है और ना ही इलाज मुआवजे की सहूलत है। तो दिस इज़ सो सैड कि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो सामने आते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है वो एक अच्छी खबर भी आपके साथ में जो है वो शेयर कर लेते हैं, अच्छी खबर भी शामिल कर लेते हैं, और ये है आज़मीन हज के लिए। जी हाँ, हज पे जाने वाले लोगों के लिए जो है वो एक तरह की खुशखबरी भी हो सकती है। अब जो इस साल के बाद जाएंगे, आज़मीन हज के लिए खुशखबरी ये है कि 2025 का हज शदीद गर्मियों का आखिरी हज होगा। सऊदी नेशनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर NMC ने आज़मीन हज को खुशखबरी सुनाते हुए तस्दीक की है कि 2025 का हज शदीद गर्मियों का आखिरी हज होगा। और गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी NMC ने 2026 से शुरू होने वाली हज की तारीखों के हवाले से कहा है कि इस्लामी कमरी कैलेंडर की वजह से आइंदा 16 साल तक हज का वक्त ठंडे मौसम में आ जाएगा। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 2026 से 2033 तक हज का इनेकाद बहार के मौसम में होगा और फिर 2034 से 2041 तक ये सर्दियों में आएगा। तो जनाब, ये जो 2025 का हज है, इस दफ़ा ये गर्मियों वाला आखिरी हज होगा और इसके बाद जो है वो मौसम कुछ बेहतर हो जाएगा। अच्छा जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि ओवरऑल हमारे शहर में जिस तरीके की सिचुएशन होती है या जो क्राइम रेट होते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी बातें भी की जाती हैं। और सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़देह खबरें सामने आती है ना, वो जेंडर बेस्ड क्राइम होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो अगर बात करें हम बच्चों के साथ जिस तरीके से जो है वो अब्यूज़ किया जाता है। और अभी इससे पहले भी कई खबरें हम रिपोर्ट करते रहे। कल भी C21 पे हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट है आजिज़ भाई, उन्होंने एक खबर जो है वो नशर की। मैं चाहूँगी आजिज़ भाई पहले आप इस हवाले से बता दें, ताकि हाँ बिल्कुल, हमें एक पर्सनैलिटी, बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी ने ज्वाइन किया है, SSP हैं मैम शाला। वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप? जी फाइन, थैंक यू सो मच। जी अच्छा, ये कल एक ऑर्गेनाइजेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट SSDO, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है 2024 की। ये बता रहे हैं कि कोई 7608 जो है बच्चों पर तशद्दुद, जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। और तकरीबन रोज़ाना एक बच्चा जो है वो तशद्दुद का निशाना बनता है हमारे मुल्क में, जिसमें जिनसी ज़्यादती के 2954 वाक़यात रिपोर्ट हुए, अगवा के 2437 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिस्मानी तशद्दुद के 683 वाक़यात रिपोर्ट हुए, बच्चों की सौदागरी के 586 वाक़यात रिपोर्ट हुए और चाइल्ड लेबर के 895 वाक़यात तकरीबन एक साल के दौरान रिपोर्ट हुए। और कम उम्री शादी के भी 53 वाक़यात रिपोर्ट हुए। मैं चाहूँगी खुर्शीद भाई आप भी थोड़ा सा इसके ऊपर कमेंट करें, फिर हम मैम से बात करेंगे। जी, ये चाइल्ड अब्यूज़ है, ये आप किस तरीके से देख रहे हैं? कल भी आजिज़ भाई ने ये रिपोर्ट की है। जी देखें, माशरे में मुख्तलिफ पहलुओं से उसकी रूह से जो है वो माशरा अपनी रविश पे चल रहा होता है। जी। तो इसमें जो खुसूसन जो बच्चे हैं उन पर ये चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट करती हैं कि वो किसी न किसी के हाथों इस्तेमाल भी हो जाते हैं और उनका इस्तेमाल किया भी जाता है। तो खुसूसन जब से ये एंड्रॉयड डिजिटल मीडिया की तरफ जो लोग आए हैं, उसमें भी अब बच्चों की जो स्क्रीनिंग है उसकी कोई हुदूद का तयन नहीं है कि बच्चे स्क्रीन पर क्या देखें और क्या ना देखें। ये तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उनकी स्क्रीन का जो टाइम है वो मुख्तस करें और फिर उनको चेक एंड बैलेंस मुस्तकिल रखें। तो ये एक बड़ा पहलू है इस वक्त की जो दौर जदीद है। इसमें जो डिजिटल मीडिया है, डिजिटल जो लैपटॉप्स हैं, गैजेट्स हैं मुख्तलिफ, आपने देखा होगा कि बहुत छोटे बच्चे भी आप बासानी ये यूट्यूब से वो अपनी चीज़ें निकाल लेते हैं, लेकिन उनको ये इल्म नहीं होता कि हम अगर कार्टून ढूंढ रहे हैं तो साथ में कोई और चीज़ भी आ रही है। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू माशरती है, वो हम सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मुख्तसरन बाकी तो शरा रज़ा साहिबा से बात करेंगी कि हमें बहैसियत वालिदैन
और बहैसियत उस्ताद ये चीज़ देखनी होगी कि हमारा जो बच्चा है उसकी जो बैठक है, उसकी जो गैदरिंग है, उसकी दोस्ती है और उसकी जो गुफ्तगू है, हाँ। वो कहीं तब्दील तो नहीं हो रही, उसकी गुफ्तगू में कोई तुर्शपन तो नहीं आ रहा, पेरेंट्स को इस हवाले से देखना चाहिए, या उसकी हरकत और सन्नात को तब्दील तो नहीं हो रही। तो ये हमें उस चीज़ के ऊपर जो है वो बगौर नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि पहले की दोस्तियों में और अब की दोस्तियों में ज़मीन आसमान का फर्क। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जिस तरीके से इस वक्त हम बात कर रहे हैं और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमें पर्सनालिटी ने ज्वाइन किया है, शैला साहबा हमारे साथ हैं और जो चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं उसमें अभी जिस तरह से कल आजिज़ भाई की खबर भी रिपोर्ट हुई है। अच्छा मैम, इस तरह के केसेस पे रोकथाम भी कर ली जाती है। अभी जिस तरह आप बता रही थी कि कम्युनिटी पूरा उसको मिल के साथ देना चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात जो हैं उनकी रोकथाम हो सके और कम रिपोर्ट हो। लेकिन अगर रिपोर्ट हो जाते हैं और फाइनली कुछ पता चल भी जाता है तो इसमें सज़ा जो है ना वो बहुत कम होती है, क्योंकि कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं जो समहाउ अनरिपोर्टेड ही होते हैं। लेकिन रिपोर्टेड केसेस में भी देखा है कि कोई इतनी खास कोई डेवलपमेंट नहीं होती, सजा बहुत कम लोगों को होती है। उसकी क्या वजह है? आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है और अगर हम इसको दोनों तनाजुर में देखें, देखिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो टियर है उसमें पुलिस जो है वो फ्रंट लाइन टियर है, जिसके अंदर डायरेक्ट एक्सेस कम्युनिटी का होता है कि ये कंप्लेंट हो गई और पुलिस ने इसको रिजॉल्व करना है। अब यहाँ पे भी दो पहलू आते हैं, एक ये कि जिसमें पेरेंट्स जो है वो FIR नहीं चाहते और चाहते हैं बच्चा रिकवर करा के दे दें, और हम लिटिगेशन के प्रोसेस में चूंकि एक लेंथी प्रोसेस है, वी डोंट वांट टू इंडल्ज इन दैट, वन थिंग। सेकेंडली, जिसमें डायरेक्टली FIR रिपोर्ट हो जाती है और फिर उसके बाद कानून का पहिया हरकत में आता है और फिर पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है केस को और 14 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन वाइंड अप करके वो कोर्ट ऑफ लॉ में चालान 173 की रिपोर्ट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर सबमिट होती है। अब यहाँ पर पेरेंट्स जो है, अभी मेरे पास 3 केसेस ऐसे आज की डेट पे पेंडिंग है, बिकॉज आई हैव बीन डीलिंग विद ज़ारा अलर्ट, ज़ैनब अलर्ट जो फेडरल का पोर्टल है, प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट, एंड ज़ैनब अलर्ट जो CPLC का अपना खुद साख्ता सिंध पुलिस के लिए है। तो देखिए पूरे मुल्क में हमारी कोऑर्डिनेशन है और PMDU के साथ भी है कि कोई भी बच्चा यहाँ से ट्रैफिक करके किसी भी अदर प्रोविंस में जाता है तो वहाँ से उसका डेटा फौरी तौर पर वहाँ पे फीडबैक आ जाता है ज़ारा पे या ज़ैनब पे, और इसको हम यहाँ पे सर्च करना शुरू कर देते हैं। और DPO के पास तमाम ऑफिसर्स के अंदर एक फोकल पर्सन डिप्यूटेड है, तो उसकी ह्यू एंड क्राई और सर्च और नोटिस ये सारा करना स्टार्ट कर देते हैं। सेकेंडली, जो FIR हो जाती है, आपने कहा कि उसका जो कन्विक्शन रेट है वो कम है। अब देखिए ऐसे बच्चे जो कि ट्रैफिक हो गए या उनके साथ किडनैपिंग हो गई, सेक्सुअल असॉल्ट्स हो गया या इस तरह की ज्यादतियों के वाक़यात रोनुमा हुए, तो उन केसेस के अंदर अगर मैं उठाकर देखूं तो वहाँ पर पुलिस पर हम ये दोष दे देते हैं कि फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन है। उस हवाले से भी हमने जिद्दत तराजी की और बहुत सारी नई इन्वेस्टिगेशन की नई टेक्निक्स को आरास्ता किया और नए TOTs हमने बनाना शुरू किए, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। रिसेंटली वी हैव ट्रेन कैपेसिटी बिल्डिंग में 268 पर्सनल ऑफ सिंध पुलिस, जो कि हमने स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंस इन्वेस्टिगेशन यूनिट में उनको ट्रेन किया। ना सिर्फ ट्रेन किया बल्कि उनको वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स पूरे सिंध के 31 अजला में डिप्यूट किया और अब इन केसेस में काफ़ी बेहतरी आई। आई रिमेंबर वन ऑफ द केस जिसके अंदर 10 साल से प्लस सजा हुई थी उसको, और गैंग रैपिस्ट थे। अच्छा। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और प्लस 10-10 लाख जुर्माना हुआ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा मैम, ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन समहाउ यही होता है कि जब कोई केस सामने आता है, किसी का बच्चा गायब हो जाता है या कोई चाइल्ड अब्यूज़ का इस तरीके से कोई केस सामने आता है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि पुलिस के लिए सबसे हेल्पफुल बात क्या हो सकती है कि आप किसी को फ़ौरन से ढूंढ निकालें? फैमिलीज़ को ऐसे सूरत हाल में अर्जेंटली क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले रिपोर्ट कीजिए। अच्छा, देन एंड देयर जैसे ही आपको पता चलता है, ख्वाह बच्चा इधर उधर भी हो गया है, खुद से छुप गया है, ऑटो डिसअपेयर हो गया या बेकरी में जाके पेरेंट्स की डांटने की वजह से खुद समटाइम्स, अभी एक रिसेंट केस हुआ उसमें एक बच्चे को पेरेंट्स ने डांट डपट दिया, एक ट्यूशन वाली टीचर ने डांट दिया और वो जाके खुद को उसने बेकरी में जाके छुपा लिया और बेकरी में सोता रहा पिछले 1 हफ्ते तक। वहाँ पे उसने उनके बेटे से दोस्ती कर ली और कहा कि मुझे घर वाले मारेंगे और मेरे जान को खतरा, मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ। फिर 1 हफ्ते बाद उसका दिमाग थोड़ा सेटल हुआ, उसको समझ आया कि नहीं पेरेंट्स के पास जाना चाहिए, उसको ढूंढते रहे हेयर एंड देयर, तो वो बच्चा बड़ी मुश्किल से मिला। काफी समझदार बच्चा था, 12-13 साल का, कोई इतना माइनर नहीं था कि उसे अपना पता नहीं था, घर का एड्रेस नहीं पता था, ही न्यू। लेकिन ये सिचुएशन होती है कि पेरेंट्स को बच्चों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए और पेरेंट्स को अपनी पहली जिम्मेदारी, वो ये कहते हैं हम काम पे गए हुए हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम डेली वेजर हैं, हम आके FIR नहीं कटवाना। यूजुअली आप लोग जिस तरीके से कहते हैं, जितनी भी पुलिस इंतजामिया होती है वो सब ये कहती है भाई अगर कोई ऐसा वाक़या फ़ौरन से रिपोर्ट करें। समहाउ आपको भी पता है अनफॉर्चुनेटली अवाम जो है वो थोड़ा सा हेजिटेट फील करते कि जी अगर हम जाएंगे रिपोर्ट करेंगे तो उल्टा अगर हमने कोई बात बताई है तो वो फिर हमारे ही
लिए प्रॉब्लम हो जाती है, वो बजाय इसके कि कहीं और इन्वेस्टिगेट करे वो हमसे इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं, और समाव ऐसे केसेस होते भी हैं। तो अगर कोई नेग्लिजेंस दिखाता है आपके डिपार्टमेंट से कि भाई कोई वालदा, कोई वालिद, कोई बहन, कोई भाई आया और उसने रिपोर्ट की है कि भाई मेरा भाई नहीं मिल रहा, मेरी बहन नहीं मिल रही, तो समाव आप लोग इस नेग्लिजेंस का एक्शन कैसे लेते हैं? लोगों को ज़रा थोड़ा सा ये बताएं कि अगर इस डिपार्टमेंट की जानिब से नेग्लिजेंस दिखाई जाए, उल्टा फैमिली से ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाए, कोई अगर आया है तो अगर आप उसी से पूछेंगे अच्छा तुम बताओ ये बताओ, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं लोग। तो ये थोड़ा सा जो अवाम और पुलिस का जो ताल्लुक है इसको बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा कुछ बता दें ताकि ताल्लुक पे भी आते हैं। लेकिन मैं आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताती चलूं कि जब पेरेंट्स या कोई भी इस तरह की कंप्लेंट लेकर आते हैं, और जो छोटे बच्चों के पास जितने भी असॉल्ट के केसेस हैं, 95% केसेस के अंदर जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है इन्वेस्टिगेशन का, तो उसके अंदर जो नोन पर्सन्स होते हैं, रिलेटिव्स, उन्होंने उनको अगवा करवाया होता है और वही उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर चचा और दीगर रिलेटिव्स जो होते हैं। सो आई थिंक कि हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस के साथ भरपूर ताउन करना चाहिए, और इन पुलिस का काम है तमाम एस्पेक्ट्स को अनकवर करना, अनलीश द पोटेंशियल के कहाँ एस्पेक्ट्स हो सकते हैं कि जहाँ से इन्वेस्टिगेशन में हमें कोई क्लू मिल सकता है, बिकॉज के पेरेंट्स कुछ बताने से कासिर होते हैं। समटाइम्स एक बच्चा नाले के पास कच्ची आबादी में खेल रहा था, वो जंप करके अंदर चला गया, पेरेंट्स को पता भी था कि यहाँ खेल रहा था और गिर गया, कोई अगवा नहीं करके लेके गया, बट दे सेड कि जी हमें कोई कंपनसेशन सॉर्ट ऑफ थिंग मिल जाए किसी तरह से, तो उन्होंने उसको अगवा के केस में इस तरह के काफ़ी केसेस चल रहे थे। अदरवाइज हमारे पास जो रिपोर्टिंग टूल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास वेरियस NGOs हैं, हमारे पास हेल्पलाइंस हैं, ज़ैनब अलर्ट, ज़ारा अलर्ट का मैंने जिक्र किया आपके सामने, आप इस पे कर सकते हैं। पुलिस पर्सनल के खिलाफ अगर उन्होंने वाकई कोई बदमजगी की है और कोई इस तरह की गलत चीज़ है, तो उस पर आजकल लोग इतना अवेयर हैं, फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन है, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, दे कैन गो टू द अपैलेंट अथॉरिटी। वो एडिशनल IG के पास जाके, DIG के पास जाके, वो SSP के पास जाके कर सकते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन के चेंज के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। वो जिस मर्जी अफसर से तफ्तीश करवाना चाहें वो भी करवा सकते हैं। सेकेंडली अगर उन्होंने कोई ताउन नहीं किया, उसकी कंप्लेंट आप 1715 पे कर सकते हैं, जो कि IGP के कंप्लेंट पोर्टल भी मौजूद है। AIG कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास है, उस पर मोर देन 52,000 कंप्लेंट सालाना मौसूल होती हैं। चलिए जी, आई थिंक देयर आर वेरियस पोर्टल्स व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड। चलिए जी, गुड टू नो दैट कि भाई आवाम के लिए सहूलत भी मैसर है कि अगर आप किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन से इन केसेस में मुतमईन नहीं है तो जो पुलिस पर्सन है उनकी आप चेंजिंग की दरख्वास्त भी दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे शो पे आई। आजिज़ भाई, खुर्शीद भाई, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे शो पर आए। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और अहम टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो आज हम बहुत ज़बरदस्त टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये ज़बरदस्त टॉपिक क्या है जनाब? ये ज़बरदस्त टॉपिक जो है सबके दिल के करीब होता है, लेकिन इस बारे में लोग शायद बात करते हुए डरते हैं, और घरों में तो बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली अनएथिकल भी लगता है, लेकिन अपने दोस्तों से करते हैं और सोशल मीडिया पर इसका इजहार करते हैं। इस हवाले से बहुत सारी जो है वो शायरियाँ कर रहे होते हैं लोग, इस हवाले से बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है जी पहली मोहब्बत। तो जी ये पहली मोहब्बत जो है वो क्या वाकई लोगों के लिए इतना मायने रखती है कि लोग इसे हमेशा याद रखें? क्या पहली मोहब्बत वाकई ऐसी होती है कि ज़िंदगी में हर शख्स को आप अपनी पहली मोहब्बत से कंपेयर करते रहें? क्या पहली मोहब्बत ही आखिरी मोहब्बत होती है? और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोहब्बत बार बार हो जाती है, तो क्या वाकई मोहब्बत जो है वो बदलती रहती है? मोहब्बत बार बार हो जाती है तो फिर इश्क, प्यार, लव, सच्चा प्यार, ये सब क्या कहानियाँ होती हैं? इस पर बात करने के लिए आज हमने एक पर्सनैलिटी को बुलाया है और उनका इंट्रोडक्शन मैं करवाऊंगी, क्योंकि इनका बाज़ाब्ता ताल्लुक़ रिश्तों से है और ये बहुत सारे रिश्ते जोड़ती हैं और मैच मेकर हैं, और को बहुत ज़्यादा इस बारे में मालूमात होगी कि लोग क्यों पहली बीवियां छोड़ देते हैं, पहले शौहर छोड़ देते हैं, मोहब्बतें तोड़ देते हैं, वादे तोड़ देते हैं, और फिर वो क्या एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और वो क्या वजूहात होती है जिस वजह से लोग ये कहते हैं कि जी ठीक है, हमें फ़लाँ के साथ नहीं रहना, आप हमें कहीं और कोई दिखा दीजिए या बता दीजिए। मिसेस खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? बड़ा मज़ा आता है तुम्हारे शो पर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, ईद कैसी गुजरी आपकी? रमज़ान कैसे गुजरे? रमज़ान तो एज़ यूजुअल जैसे गुजरते हैं गुजर गए, लेकिन लोगों के हालात बहुत ख़राब थे। अच्छा, कहते हैं ना महंगाई कम हो गई और लोग अब सुखी हो गए, लोग अब नहीं, बहुत बर्बाद लोग हो गए। उनके पास खजूर तक नहीं होती थी। जब हम बांटते थे, बांटने जाते थे कुछ जगहों पर, तो लोगों के पास कुछ नहीं होता था। सही, बिल्कुल नहीं, बहुत बुरे हालात हैं। सही। खाने पीने का केला भी आप ले लें, इतनी इतनी सी केलियाँ, वो भी 300-400 रुपए दर्जन।
इतनी इतनी फ्रूट चाट क्या क्या खाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिन हालात से हम लोग गुजरे हैं वाकई में वो हालात इस तरह के कि बस एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है। मिसेस खान, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये बताइए कि पहली मोहब्बत आपकी नज़र में एग्जिस्ट करती है, क्या होती है? लोग क्यों अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो पहली मोहब्बत के पीछे लगा देते हैं? उनकी शादियाँ हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, लेकिन पहली मोहब्बत उनसे भुलाई नहीं भूलती, ये क्या है? देखिए ये बात नहीं, भुलाई नहीं भूलती। हाँ। वो ये है कि इंसान जिक्र कर लेता है। हाँ। लेकिन जिक्र जरूर करता है। हाँ। जिससे मेरा ख्याल उससे किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए, पहली बीवी को भी। हाँ। क्योंकि सबके साथ होता है। आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, इवन अब तो आप स्कूल में अगर आप 5th 6th में होंगे, को होगा तो वो भी एक बच्चा कोई ना कोई होगा जो आपको पसंद करेगा। कोई बच्ची होगी, उसको भी कोई ना कोई लड़का होगा, और वो इजहार भी करते, छोटे छोटे लेटर्स भी लिख रहे होते हैं, और पर्चियां बनाकर गोल गोल उनको फेंक भी रहे होते हैं, टेलीफोन नंबर्स भी लिखे रहे होते हैं। मुझे याद है एक बच्चा होता था, मैं PCHS स्कूल में पढ़ती थी। वो 5th की बात है, अभी तो मेरे हाथ में ये लगी हुई है मेहंदी। तो उसको पता नहीं उसने मुझे कुछ कहा, मतलब कुछ ऐसा ही नेगेटिव सेंस में। तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, बिकॉज आई नेवर लाइक्ड हिम। अच्छा। तो उसने क्या किया, मैं यूं करके हाथ बैठी हुई थी, उसने पेंसिल अपनी शार्प की और ठक से मेरी लाइफ लाइन के ऊपर मार दी। और उसका काला से अंदर दाग अभी तक है। मैं दिखाती, हल्का सा मैनर मुझे तो नजर आता है। और अगर किसी की आई साइट हो तो वो देख सकता है। तो ये बात है कि उसके दिल में होगी जगह। वो बताता होगा, मैंने मिसेस खान को बहुत ज़रा पेंसिल बहुत शार्प करके उनके हाथ पे मारी थी कि जब उन्होंने मुझे उसका आंसर नहीं दिया। और पहली मोहब्बत सबको होती है। देखें, हम ये कहें हमें नहीं होती। मोहब्बत इज व्हाट इट इज, जस्ट लाइकिंग फॉर समबडी एल्स। इट इज जस्ट लाइकिंग, उसकी कोई आदत पसंद है, कोई बात पसंद है, या आप इन्फैचुएटेड हो जाते हैं, उसकी तरफ आपका ध्यान हो जाता है, उसे आप लाइक करते हैं। एंड अगर आप मैच्योर हों, आप बड़े हों, तो आप उससे शादी भी करना चाहते हैं। एंड आई थिंक इट इज़ नॉट बैड अगर आप मैच्योर हों और आपको तब मोहब्बत हो जाए, आप कमा रहे हों, आप अपने पैरों पर खड़े हों, तो अगर आपको मोहब्बत हो जाती है, आप ज़रूर से प्रपोज करें और ज़रूर शादी करें। तो मैं तो इस हक में हूँ। मोहब्बत सबको होती है। कोई कहे कि मुझे मोहब्बत नहीं हुई तो वो सेंसिबल नहीं है। There is something wrong with his brain। अच्छा, क्योंकि ये मोहब्बत तो जरूर होती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। हाँ, सही, बिल्कुल। चलिए जी, मिसेस खान से अब ये भी पूछेंगे, मिसेस खान ने ये तो बता दिया हमें कि मोहब्बत तो ज़रूर होती है, लेकिन अब कुछ ये भी पूछेंगे कि ये जो मोहब्बत है ये ख़त्म क्यों हो जाती है, क्या वजह हो जाती है? मतलब मोहब्बत हुई, मोहब्बत की शादी हो गई, किसी को पहली मोहब्बत भी मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में। ये प्रॉब्लम क्यों चल रहा है, लेकिन ये सब कुछ जानेंगे। अभी आपको दिखाते हैं एक ज़बरदस्त सा शूट, और ये शूट देखने के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर मिसेस खान से मज़ीद जानेंगे कि भाई मिसेस खान के पास होते हैं और क्यों ये शिकायतें कर रहे होते हैं कि भाई हमें जो है वो अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ नहीं रहना, या फिर जो है वो कोई वाइफ आके कहती है कि हमें हमारे हस्बैंड के साथ नहीं रहना। ये मोहब्बत कहाँ उड़ जाती है, लेकिन इस रील के बाद जो दिल है ना, वो दिल ऐसे ही होता है, और ये जो दिल होता है और जो मोहब्बत होती है, इस पर शायद किसी का वाकई इख्तियार नहीं होता। अच्छा मिसेस खान, आप मैच मेकर हैं और बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, क्या वजूहात बताते हैं क्यों वो अपनी पहली वाइफ से या पहले हस्बैंड से खुश नहीं होते? क्या हो जाता है, मोहब्बत ख़त्म हो जाती है? देखिए, शादी से पहले मोहब्बत कई दफ़ा टूटती है, बनती है। इससे हुई मोहब्बत, उसको छोड़ा, उससे, ये तो आजकल बहुत आम है। पहले ये हमारे ज़माने में नहीं। अगर कोई बच्चा या बच्ची कोई चुपचाप मोहब्बत करते थे तो करते थे, और फिर बाद में शादियां भी हो जाती थी। लेकिन आजकल जो है ना, औरत बड़ी मटेरियलिस्टिक हो गई है। औरत जहाँ देखती है, अच्छा इसके पास तो ये चीज़ नहीं है, इस चीज़ की कमी है, अरे ये तो बाइक वाला आ रहा है, कोई उसको अगर गाड़ी वाला पसंद करने लगे तो वो उधर स्विच ऑन कर लेती है। वो उस बेचारे बाइक वाले को छोड़ तो फिर वो जो पहली मोहब्बत होती है जो बाइक वाले ये अब फ्रॉड है। ये सब कुछ, ये एक फ़ोन के ऊपर 4 उनके इश्क चल रहे होते हैं हर लड़की के। देखें, जो ऑनेस्टी है, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा तेज़ है। क्या बात करें, ये फ़ोन देखकर तो हमने अपनी नेशन को बर्बाद कर दिया है, अपनी लड़कियों को बर्बाद कर दिया। उनमें शर्म हया नहीं रही, वो अपनी माँ से भी नहीं डरती, अपनी माँ के सामने बातें कर रही होती है, माँ भी इनकरेज कर रही होती हैं, चलो अच्छा है, खुद ही पसंद कर लेगी, मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, मुझे ज़्यादा जहेज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो कह दूँगी इनकी पसंद की शादी है। आजकल तो मदर्स इनकरेज कर रही हैं, मुझे तो बड़े अफसोस की बात है। हाँ। और लड़कियाँ भी देखती हैं, पैसा देखती हैं। आजकल मोहब्बत नहीं है, पैसा है। अगर पैसा होगा तो आपसे मोहब्बत होगी,
अगर पैसा नहीं होगा वो बहुत ही कम, और बेचारियाँ बहुत अच्छी लड़कियाँ होंगी जो कि अपने मियाँ के बजट में खुश रहेंगी, और कुछ उनके बच्चे होंगे सिंसियर रहेंगी, अपनी बेवकूफ़ियाँ नहीं करेंगी, किसी पीछे के जाएंगी नहीं। देखें अगर आप दूसरी शादी करते हैं, आपके पहले बच्चों का क्या होगा? आपने तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मर्द की भी आपने ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अपने बच्चों की भी। तो अब आप ये सोचें कि आपका दिमाग कहाँ जा रहा है। बाहर तो ये हो ही रहा है, लेकिन अब पाकिस्तानी औरत भी कम नहीं है, वो ज़्यादा शार्प है। पाकिस्तानी औरत बाहर की औरत से ज़्यादा शार्प है, और पाकिस्तान बाहर की औरत तो फिर अच्छा कमा देगी। तुम्हें कौन कितनी अच्छी जॉब देगा? तुम या तो सारी औरतें ही डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अपनी ऊंची पोजीशंस पे, चलिए इस पर मजीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो बात हो रही है पहली मोहब्बत की, और पहली मोहब्बत पे बात करने के लिए मिसेस खान हमारे साथ मौजूद है, और इससे पहले वो बता ही चुकी हैं कि भाई क्या क्या रीज़न होती है। मिसेस खान ये बताएं कि आपने कहा भाई पहली मोहब्बत सबको होती है, लेकिन अगर हो जाए और उससे शादी ना हो तो उसके ऊपर फिर पीछे इतना हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए, आपको अपना फैमिली सिस्टम देखना चाहिए, सोशल क्राइटेरिया जो है वो देखना चाहिए। मगर अगर किसी को वाकई जेन्युइन इशूज़ हैं पहली मोहब्बत से, ठीक है, पहली मोहब्बत से चले वो पैसों वाले इशूज़ नहीं हैं, लेकिन कोई और इशूज़ हैं, एटीट्यूड इशूज़ हैं, या फिर कोई और प्रॉब्लम है, या पहली शादी से कोई और प्रॉब्लम है, तो फिर वो लोग फिर क्या करें? फिर लोग आके आपको क्या कहते हैं कि क्या करना चाहिए? बस मत पूछो, मेरा तो दिल चाहता कि 1-2 लगा ही दो। अच्छा। अरे भाई पहली शादी हो गई, अच्छा, 2-4 बच्चे भी हो गए, हाँ। फिर मुझे आके कहते हैं मिसेस खान, औरतें भी कहती है मेरी वैसे सारी ज़िंदगी उससे अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी। अरे इतने बच्चे बड़े हो गए हो, तुम क्या बात कर रहे हो? अब तुम शादी उससे छोड़ रही हो, हाँ। अब तुम्हें दूसरा आदमी पसंद आ गया, हाँ। भाई उससे बच्चे हो गए हैं, उससे तुम एक घरदारी अपनी, हाँ। जो तुम्हारी थी उसको कंटिन्यू रखो। अपनी जॉब अगर कर रही हो, अगर जॉब पे तुम्हें कोई बंदा पसंद आ गया, हाँ। उसने तुम्हें लिफ्ट देनी शुरू कर दी, उसके पास कोई अच्छी गाड़ी थी, हाँ। तो आप ये आके कह रही हैं कि मेरी तो अंडरस्टैंडिंग पहले ही दिन से नहीं थी मिसेस खान। बस फिर मैंने कहा तुमने इतने साल क्यों गुजार दिए? जल्दी तुम तलाक ले लेती, क्यों नहीं तुमने छोड़ा? ये 3-4 बच्चे कौन पालेगा तुम्हारे? कहाँ जाएंगे ये बच्चे? देन दे हैव नो आंसर। तो फिर ऐसे लोगों के रिश्ते फिर कैसे करवा रही होती हैं? फिर कैसे होते हैं ये लोग? आते हैं ना आपके पास कि भाई हमें दूसरी करनी है, हमें तीसरी करनी है। फिर ये होता है कि उससे भी ब्रेकअप हो जाता है, उसकी घर वाली जो बीवी बैठी होती है जूते लगाने के लिए, उसको सही करने के लिए, हाँ। खूब ठीक ठाक जब वो समझ जाता है कि ये तो मुझे दूसरी बीवी करने ही नहीं देगी, हाँ। फिर उसका पहले मियाँ का तो दिल खट्टा हो ही गया होता है, हाँ। फिर वो कहता है मैंने तो नहीं इसको बसाना। वो तो कहता है जब उसको ऑब्वियस हो जाती हैं सारी चीजें, हाँ। जब वो उसके साथ डेटिंग कर रही होती है, खाने खा रही है, रातों को लेट जा रही है, आदमियों को और बच्चों को सब कुछ पता चल जाता है, तो मर्द भी तो कितना बर्दाश्त करेगा। फिर वो भी एट टाइम्स ये होता है उसको गेट आउट कर देता है। Then she has no place, खुदारा समझें कि then she has no place to go। तुम्हारी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, कोई दूसरा बंदा भी बहुत मुश्किल से, अगर तुम्हारे पास पैसा है, हुस्न है, हाँ। सब कुछ है, तब तो कोई एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ। वरना आम हालात में फिर ऐसे औरतों को जिसके बच्चे हैं वो पूछेगा भाई तुमने तो पहला शौहर क्यों छोड़ा, हाँ। तो अब आपको देखें कि कितना आपको वाइजली औरत को सोचना चाहिए, फोकस अपने घर पे करना चाहिए, अपने बच्चों पे करना चाहिए। ये नहीं कि आपको ऑफिस में अगर कोई आदमी खाना खिला रहा है, ड्राइव पे लेकर जा रहा है, तुम घूमने जा रही हो, हाँ। ड्राइव पे जा रही हो, तुम्हारा दिल उधर आ गया, उसका पैसा देखकर आ गया, क्या पैसा तुम्हें सारा वो दे देगा? वो 1/20 उसमें भी नहीं देगा आपको, हाँ। वो क्या देगा कि खाने पीने को एक जगह घुसा के रख देगा, 2 कमरे दे देगा और खाने पीने को दे देगा। क्या ये जिंदगी बेहतर है? या अपने बच्चों को और बीवी को छोड़कर, अपनी इतनी अच्छी लाइफ छोड़कर तुम ऐसी जिंदगी बंद कमरे में और अपने ऑफिस और उसके साथ सारा वक्त तुम सोचती रहोगी? बिल्कुल सही कह रही है। जो ख्वाब सजाते हैं ना लोग, ये जो ख्वाब होते हैं यही फिर मरवा देते हैं। और जिस तरह से मिसेस खान ने कहा ना कि जब आप पहली शादी छोड़ते हैं और किसी दूसरे के पास जाते हैं, फिर वो दूसरा भी आपको जो है ना वो छोड़ देता है, फिर आप यू हैव नो प्लेस। अच्छा, इस बारे में करेंगे मजीद बात, लेकिन अभी तुबा अनवर की आपको एक बड़ी ज़बरदस्ती जो है वो शूट दिखाते हैं और बड़ी ये प्यारी भी लग रही है। सो हैव अ लुक। शूट देखा और ये बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा प्यारा सा इनका शूट है। मिसेस खान हमारे साथ मौजूद है, साथ साथ आपको फैशन के बारे में बता रहे हैं, साथ साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि पहली मोहब्बत जो है अगर वो आपसे नहीं भुलाई जा रही है तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अच्छा, पहली मोहब्बत जिस तरह से मिसेस खान ने कहा कि सबको होती है और सबका कोई ना कोई अट्रैक्शन पॉइंट होता है, सबका कोई ना कोई जो है ना वो क्रश होता है। मिसेस खान ये बताएं कि अगर जेन्युइन किसी का वाकई कोई रीज़न है, ठीक है, और वो आता है आपके पास और वो कहता है जी मुझे तो दूसरी शादी करनी है, लड़की कहती है या लड़का कहते हैं,
तो आपका फिर आप क्या चीज़ उनके अंदर देखती हैं, क्या चीज़ उनको समझाती हैं, क्या चीज़ आप उनको पूछती हैं कि भाई तुम अपना पहला जो फैमिली सिस्टम है वो छोड़ के अगर किसी दूसरे सिस्टम में जाना चाहते हो तो उसके तुम्हें क्या नुकसान होंगे, क्या फ़ायदे होंगे? फिर आप पहले बिठाती हैं कपल्स को, काउंसलिंग वगैरह करती हैं, पूछती हैं सारा कुछ? मैं कपल, कोई भी कपल तो नहीं आते, सिंगल आती नहीं, हैं। अलग अलग मतलब बुला के पूछती हैं कि ये अलग, अगर भाई कोई डिवोर्स लेना चाहता है तो जाहिर है उसको बीवी को तो इन्फॉर्मेशन होती होगी ना। हम उनकी शादी बचाते हैं, उनको बताते हैं उसके आफ्टर रिपरकशंस क्या होंगे, आपके साथ क्या हालात होंगे, कि आप उसको 1 घंटे के लिए देखने के लिए, आधे घंटे के लिए मुझे आकर देख ले, मुझे आके पैसे दे दे, मुझे थोड़ा सा ड्राइव पर ले जाए। ये फिर वो फन नहीं रहता, वो अपनी पहली बीवी के पास और बच्चों के पास ही टाइम देता है। तुम्हें आकर तुम्हारा दरवाज़ा खटकाकर तुम्हारी शक्ल देखकर 2-4 पैसे देकर और तुम्हें बाय बाय करके चले जाएगा। ये लाइफ अच्छी है? ये तुम्हारा घर बार, बच्चे, तुम्हारी जिंदगी, तुम और वो तुम्हारे ऊपर उतनी पाबंदियां भी लगाएगा। अच्छा। और वो तुम्हारे पर उतना शक भी करेगा कि इसने जब मुझसे शादी कर ली, क्या पता कोई तीसरा बंदा भी ना आता हो इसके पास। तो उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। औरत की जो पहली शादी है, चाहे लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है, आप लोग निभाएं, उसको निभाने की कोशिश करें। ये हमारे इस्लाम भी कहता है, ये हमारी वैल्यूज़ में भी शामिल है। तो आप लोग इन चीज़ों पर गौर करें कि आपको कोई दूसरा आदमी पसंद आ जाता है, उसके पीछे क्यों औरतें भागने लग जाती हैं? क्या तुम्हें अपने घर बार नहीं पसंद? क्या अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं तुम लोग देखते? चले जी, बहुत शुक्रिया जो है वो हमारे शो पर आई और बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई और बहुत मज़ा आया आज इनसे बात करके। अच्छा जी, अब हमारे शो का जो वक्त है वो बढ़ रहा है आगे और यहाँ पर हो गया एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। तो जनाब एक और अहम टॉपिक ये है कि भाई बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ख़वातीन बहुत जल्दी चिड़चिड़ी हो जाती हैं, ख़वातीन जो हैं बहुत जल्दी हर चीज़ को माइंड कर जाती हैं और ख़वातीन हर चीज़ पे ज़्यादा बहस करने लग जाती हैं। तो क्या ये बात सही है? जो मर्द हज़रात होते हैं वो वाकई ऐसे नहीं होते? मर्द हज़रात जो है जब कोई खातून उनको कुछ कह रही होती हैं तो क्या वो सर झुका के उनकी बात सुन रहे होते हैं या फिर वो उनको बराबर से जवाब दे रहे होते हैं? ये तो आप लोगों को भी पता होगा कि जब ख़वातीन आपसे बात करती हैं या किसी बारे में कोई चीज़ कह रही होती हैं तो आप कितना उनकी बातों को इग्नोर करते हैं या सर झुका लेते हैं या किस तरीके से आप उनको रिप्लाई करते हैं। तो ये तो हमारे माशरे में एक ऐसी सिचुएशन है जिसके ऊपर डिस्कशन किसी एक्सपर्ट से ही की जा सकती है, क्योंकि कहते हैं कि ताली जो है वो दोनों हाथ से ही बजती है, लेकिन ख़वातीन हुई को क्यों चिड़चिड़ेपन से मंसूब कर दिया जाता है? मर्द भी तो चिड़चिड़े होते हैं, आप उनको कुछ कहें तो इनकी ईगो हर्ट हो जाती है। आप अगर मर्दों से कुछ कहें तो उनको ऐसा लगता है कि शायद आपने उनसे कोई मशवरा नहीं लिया, शायद आपने उनसे कोई कंप्लेन नहीं की, आप तो उनको बता रही हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ये प्रॉब्लम होता है कि अगर आप उनसे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बात, कोई भी मसला डिस्कस करें तो वो इसको अपने सर पे ले लेते हैं कि जी आप हमें ना बताएं, हमें बताएं। तो ये रवैया सिर्फ मर्दों के साथ ही होता है, तो औरतें ही क्यों इस मसले में जो है वो ज़्यादा हाईलाइटेड है? इस पर बात करने के लिए जो है हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सना हुसैन ने, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और एक और भी हमारी जो गेस्ट हैं, अच्छी सी पर्सनैलिटी हैं, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये बताएं कि ये क्यों ऐसा होता है कि सबसे पहले तो ख़वातीन की बात ही करते हैं, ख़वातीन ही क्यों चिड़चिड़ी हो जाती हैं? ख़वातीन के साथ ही ये प्रॉब्लम क्यों होता है? अच्छा, सबसे पहले तो ये बात हमने कह रहा है कि ख़वातीन के साथ ही क्यों होता है, इसलिए समझने की ज़रूरत है कि ख़वातीन के साथ क्यों होता है। हम सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और ख़वातीन ज़्यादातर एक्सप्रेसिव होती हैं, तो वो अपना जो भी इमोशन है वो फ़ौरन से एक्सप्रेस कर देती हैं। सही। ऐसा नहीं है कि मर्द चिड़चिड़े नहीं होते या मर्द चिड़चिड़ापन का शिकार नहीं होते, हाँ। लेकिन उनके बिहेव करने के, उनके एक्सप्रेस करने के तरीके डिफरेंट होते हैं। वो ज़्यादातर आइसोलेटेड हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, बताते नहीं है, हाँ। या दूसरे वे में तंज करके या बात तेज आवाज में करके उनका रिएक्शन सामने आता है। सही। जबकि ख़वातीन का चिड़चिड़ापन डिफरेंट अंदाज में इस तरीके से सामने आता है, हमें लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है चिड़चिड़ापन का शिकार होती है। ऊपर से अगर देखा जाए तो उसके फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। क्या अगर हम डिफरेंट बायोलॉजिकल फैक्टर्स के हवाले से बात करें तो उसके अंदर क्या होता है कि ख़वातीन को बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। आप उनके देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, प्रेगनेंसीज होती है और डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अगर आप जो है वो मेनोपॉज का दौर देखें उस वक्त भी बहुत ज़्यादा जो है उनको ये प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। या तो अगर कुछ लोगों के अंदर थायराइड का प्रॉब्लम है, उस वक्त भी उनके अंदर जो है हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से जो है उनके अंदर चिड़चिड़ापन इस
इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा उनको फेस करना पड़ता है। फिर बाकी हमारी जो सोसाइटी में चल रहा है औरतों को लेकर, चीज़ों को लेकर डिफरेंट हालात हैं, कहीं जॉब कर रही हैं तो वहाँ का एक डिफरेंट क्राइटेरिया चल रहा होता है, स्ट्रेस चल रहा होता है, वर्कलोड होता है, सही। फिर औरतों को मोस्टली ट्रांसपोर्ट का इशू होता है, कहीं ऑफिस है, कहीं दूर है। खवातीन वर्कलोड कैसे मैनेज करें? वर्कलोड कैसे मैनेज करें, हर चीज़ को देखभाल के मैनेज करके चलें। इतना वहाँ पे थोड़ी सी समझदारी औरतों को लेकर चलनी चाहिए, अपने आप को लेकर, अपना एक सेफ साइड, एक सेफ सर्कल बना के, ताकि जो भी हमारा जैसे मुआशरा आजकल चल रहा है बेसिकली औरतों को लेकर। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो औरतों के चिड़चिड़ेपन के वाले से हम बात करें कि भाई ठीक है, जिस तरीके से बता रही थी सना कि बहुत सारे जो है हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं, बट सोशल बिहेवियर भी कुछ इस तरह के होते हैं कि ख़वातीन चिड़चिड़ी हो जाती हैं। उरूसा हमारे साथ मौजूद हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, और इनसे बेहतर जो है फीमेल साइकोलॉजी वो कोई जान नहीं सकता। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि जो ये करेक्टर प्ले करते हैं ना थिएटर में, वो बड़े करीब तरीन होते हैं उन ख़वातीन को ये प्रेजेंट कर रहे होते हैं जो जिनके ऊपर किसी किस्म का अब्यूज़ हुआ होता है या वो किसी किस्म के दुख में होती हैं। तो जब इनफैक्ट आप किसी के बारे में सोचते भी हैं ना, तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें, आपका विजन खुल जाता है। लेकिन जब आप किसी का करेक्टर प्ले कर रहे हो और उस करेक्टर में आप इंडल्ज हों, तो आप बेहतर समझ पाते हैं, सोच पाते हैं कि यार अच्छा, अगर किसी ने इस तरह से रिएक्ट किया है तो उसकी रीज़न क्या है। तो ये बताएं ज़रा, ये क्यों होता है? जिस तरह से सना ने बताया कि ठीक है, बहुत सारे हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं, चेंजेस होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बट एक सोशल बिहेवियर होता है। वो क्यों ऐसा होता है कि आपको किसी ने कहा कि हाय, तो आप कहते हैं ओके फाइन, मतलब यू नो, आप एक होता है ना कि भाई अब किसी का ये एटीट्यूड है या कोई चिड़चिड़ा है, तो ये क्यों होता है ख़वातीन में? असल में जो ख़वातीन होती हैं वो बचपन से ही एक तो बहुत ज़्यादा नाज़ों में होती हैं बड़ी। फिर अगर बीच में उनकी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाएं जिसकी वजह से उनकी फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को बहुत ज़्यादा हर्ट किया जाता है। मतलब नॉर्मल एज की लड़कियां जो टीन एजेस होती हैं या जो कम उम्र होती हैं, वो बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हैं किसी पे भी। तो एक ये वजह होती है उनका हर किसी से रूड बिहेवियर का, कि उनका ट्रस्ट बार बार टूटा होता है। उस वजह से भी उनके एक दिमाग में एक स्ट्रेस होता है कि नहीं, अब रिजर्व रहना है, नहीं अब ज़्यादा नहीं बात करनी, ज़्यादा नहीं बोलना, क्योंकि एक वे से वो गुजर चुकी होती हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने फैमिली को लेकर। उनका ट्रस्ट काफ़ी दफ़ा ब्रेकअप हुआ होता है, जो एक दिमाग में स्ट्रेस होता है कि अब अगर किया ट्रस्ट तो यार ये हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो वो एक अपनी बाउंड्रीज बना लेती हैं, एक लिमिटेशन बना लेती हैं कि ना ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो गए। तो इसलिए उनका ये जो बिहेवियर है ये सोशल भी चला जाता है कि कोई आपसे कांटेक्ट कर रहा है, कोई आपसे बात करना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई जेलसी फैक्टर इन्वॉल्व होता है। चिड़चिड़ेपन की वजह कहीं किसी से जेलस होना तो नहीं होता कि आप किसी को रोजाना, क्योंकि ये जो स्टॉकिंग होती है ना, सोशल मीडिया स्टॉकिंग, ये लोगों का ब्लड प्रेशर, जेलसी और लोगों का सुकून बर्बाद करने के लिए यू नो दैट्स फाइन है। इसके ऊपर मैं सना से भी बात करना चाहूँगी। सना, ये बताएं कि ये जो स्टॉकिंग होती है, ये जो सोशल मीडिया स्टॉकिंग होती है, ख़वातीन में चिड़चिड़ेपन का बायस जो है ना, एक ये भी चीज़ होती है। आपने किसी का इंस्टाग्राम खोला, आपने देखा अच्छा आपकी दोस्त जो है वो आपसे काफ़ी आगे, अच्छा ठीक है आपकी दोस्त जो है शी इज़ डूइंग बेटर, अच्छा ओके फाइन, आप ये नहीं कर रहे, वहीं से आपको स्ट्रेस शुरू हो गया। उसके बाद आप बहुत कम लोगों से सही बात कर पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आपके माइंड में ये चल रहा है कि यू नो मैं कहीं ना कहीं बहुत पीछे हूँ, हाँ मेरा क्या, बट ये है इशू। यस, बिल्कुल ऐसा होता है, बिकॉज इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कंपैरिजन। जब हम कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद हमें लगता है कि हम उससे कम हैं, तो हमारे अंदर जो है वो स्ट्रेस डेवलप होता है और उसकी वजह से, जबकि ये चीजें लड़कों में नहीं होती। लड़के अगर किसी को स्टॉक कर रहे होते हैं ना, वो कहते हैं ओ भाई आप देखें हमारा जो है वो दोस्त जो है वो वाह भाई क्या काम कर रहा है, भाई ये तो हमसे आगे आ गया, भाई ये तो देख, भाई ये तो देख, वाह भाई माशाल्लाह। देखिए बहुत कम लड़कों में मुझे लगता है कि इस तरह से होते हैं लड़कियों के मुकाबले में, क्योंकि जो रिसर्च के अकॉर्डिंगली मैं बात कर रही हूँ उसमें लड़कियों को स्टॉकिंग का स्ट्रेस जो है ना वो ज्यादा हो जाता है। अच्छा देखें, अब हमारी जो है कंडीशनिंग भी होती है, लड़कियों को क्यों स्ट्रेस ज्यादा होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जाता है खूबसूरत लगनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि उनकी शादी होने के लिए यही क्राइटेरिया होता है कि वो हसीन लगनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तो उनको अच्छा लगने का शौक होता है। जब वो कंपैरिजन करती हैं, तो आप जब
कंपैरिजन करते हो और कंपैरिजन के बाद लगता है कि आप किसी से कम हो तो आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ जाता है, ठीक है। जब स्ट्रेस हमारा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हमारा स्ट्रेस हार्मोन जो है कॉर्टिसोल जो है वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमारे और ज़्यादा फाइट एंड फ्लाइट का रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिव हो जाता है, हमारा हाइपोथैलेमस, और जिसकी वजह से भी हम चिड़चिड़ापन, इरिटेशन का शिकार हो जाते हैं। एक मेन रीज़न कह लें, औरतें सोचती बहुत हैं, किसी को किसी के बारे में देख लिया तो थिंकिंग आ गई, क्यों हुआ ऐसा, मतलब वो नहीं करना कि आप भी थोड़ा सा मेहनत कर लो, थोड़ा सा आप भी आगे बढ़ जाओ, उस चीज को इतना ओवर थिंक कर लेती हैं कि वो जो एक चिड़चिड़ाहट है ना फिर उनकी एक नेचर बन जाती है। ये होता है ना उरूसा, देखिए अगर आपकी थिएटर की मैं एग्जाम्पल ले लूँ तो आपकी जो थिएटर की एग्जाम्पल है उसमें अगर आप देखें तो आप अगर नोटिस करें तो उसमें क्या होता है कि अब आपने एक कैरेक्टर प्ले किया, आपका प्ले चला और आपने जो है वो उसको अच्छे से प्ले कर लिया। अब उसमें आपका कैरेक्टर छोटा है या बड़ा है, यू आर हैप्पी विद इट, ठीक है ना, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन किसी और को शायद उससे भी प्रॉब्लम हो रही होगी कि भाई अच्छा इसमें ये हाँ, अब क्या है कि वो प्रॉब्लम आपके माइंड में कहीं ना कहीं है, वो आपके न्यूरॉन्स में घूम रहा है, वो टेंशन घूम रहा है कि ओके यू नो मैं पीछे हूँ। अब क्या है कि जो आपके साथ में बात करने के लिए आ रहा है, जो आपसे बात कर रहा है, उस टाइम आप चिड़चिड़े हैं तो आप उसको रूडली जवाब दे रहे हैं, आप उसको किसी बात का ठीक से जवाब नहीं दे रहे, ठीक है। कुछ चिड़चिड़ापन जो होता है वो चिड़चिड़ापन नहीं होता, शायद वो किसी रीजन की वजह से किसी को गुस्सा आता हो, और किसी भी रीजन पर अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो चले ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है ना कि भाई किसी को लगा कि भाई उसने मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे गुस्सा आया, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे गुस्सा आ गया, समटाइम्स इट हैपेंस। बट ये जो रेगुलर चिड़चिड़ापन होता है ना, ये रेगुलर एंजाइटी इन द फीमेल, इसकी रीजन स्टॉकिंग भी हो सकती है, और आपको क्या लगता है सना कि और बहुत सारी क्या रीजंस हो सकती हैं? बैक ऑफ द माइंड आपकी बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, राइट। और आपको मैंने जब जैसे बताया कि हमारी बायोलॉजी इस पे अफेक्ट करती है, तो जब आपके अंदर ये फाइट एंड फ्लाइट का रिस्पॉन्स होता है, ट्रिगर कर जाती हैं चीजें, तो उस वक्त जब भी कोई चीज ट्रिगर कर जाएगी तो आपका इमोशनल रिएक्शन सामने आएगा। अब आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर तो वो चीजें अनरिजॉल्व है ना, अभी तक वो चीजें रिजॉल्व नहीं हुई। अगर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट है, आपके कोई काम अधूरे रह गए, आपको वैलिडेशन नहीं मिली, एप्रिसिएशन नहीं मिली, या आप किसी से कम है, या अगर अब जो रोल्स की बात करें तो अगर उसको रोल कम वो चीज़ पे मिला हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे जब आप कंपैरिजन करना शुरू कर देते हो कि मैं किसी से कम हूँ या मुझे कम है, आप ये नहीं सोच रहे, इसकी जगह पॉजिटिव थिंकिंग को आप इस तरह से कर लें कि वॉट एवर आई हैव गॉट, इसके अंदर हैप्पीनेस के साथ उसको बेस्ट करने की कोशिश करनी है। तो जब हम ये नहीं करते, उसकी जगह हम दूसरा वाला थॉट को करते हैं, तो उसी वजह से हम मुस्तकिल उसकी वो अनरिजॉल्व इशू रहता है और मुस्तकिल कॉन्स्टेंटली हमारे अंदर चलता रहता है, जिसकी वजह से एंजाइटी बढ़ती जाती है और हम उसको एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट गलत अंदाज के अंदर, जो हमें भी खुद भी नहीं समझ आता कि हम उसको कैसे एक्सप्रेस करें। सेंस में ही नहीं होते कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो एक स्ट्रेस लेवल होता है, वो हमारा बाहर बिहेवियर में आ रहा होता है कि हम हर किसी से तो उरूसा कितना ज़रूरी होता है कि क्या करें अपने चिड़चिड़ेपन को कम करने के लिए। समहाउ ख़वातीन को स्मार्ट इनफ होती हैं कि वो उनको पता होता है कि भाई मैंने अपने आप को अपने बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना है, तो क्या करना चाहिए बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए, चिड़चिड़ेपन को उस टाइम पर गुस्से को कंट्रोल करने के लिए? अपनी चीज़ों में अपने आप को एक कॉन्फिडेंट रखें कि जो है मेरे पास वो बहुत है, किसी से कंपेयर ना करें खुद को। सबसे पहला तो ये कि हम मेरे पास अगर एक चीज़ छोटी है या अगले के पास बड़ी है तो वो बड़ा होकर भी खुश नहीं है, मैं छोटे में भी खुश हूँ। तो जब वो एक कंपैरिजन ही नहीं होगा तो वो चिड़चिड़ापन दिमाग में वैसे ही नहीं अगर आएगा। अपनी खुशी आप अपने साथ अपने पास चीज़ों में ही महसूस करें ना, तो यकीन करें आपको किसी खुशी से ना कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाटएवर यू आर डूइंग ओन इट। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है ना हमारे यहाँ सोसाइटी में, लोग जो काम कर रहे होते हैं उसको ओन नहीं करते, लोग जो काम कर रहे होते हैं उससे खुद खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको ये होता नहीं अगला जो दूसरा है वो ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, हम बुरा काम कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे खुश होंगे? आप जो भी करते हैं वो दिल से करें, आप जो भी करते हैं उस काम को ओन करें। ये सबसे बड़ी जो है ना आपकी पर्सनैलिटी की बेस है और आपकी खुशी है, और आपका मेंटल पीस इसी में ही है। उसके अंदर आपको ये भी चीज करना है कि सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि आप जो है क्यों इरिटेट होते हैं, क्यों चिड़चिड़े होते हैं। तो आप अपने पास डेली जो है वो लिख सकते हैं, अगर जिस भी पूरे दिन का एंड होता है उसके अंदर कि आज आपको दिन के किस किस वक्त में ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस हुआ। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया सना ने। किस बात पे वह
कौन से लोगों के साथ बात करने के दौरान हुआ, किस बात ने आपको ट्रिगर किया। इन दिस वे आप क्या कर सकते हो कि आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको क्या बात बुरी लगती है और फिर उसकी वजह से जो आपने रिएक्शन दिया उसका क्या नुकसान हुआ। तब जब आप पूरा चार्ट बना लोगे, आपके जो उसके प्रॉज एंड बेनिफिट्स, प्रॉज एंड कॉस्ट सब देख लोगे, तो आपको खुद पता चलेगा कि आपका ये चिड़चिड़ापन आपको कितना नुकसान देगा और फिर आप उसको कैसे मैनेज करना। अच्छा, इसमें बताऊं क्या, एक मेंटल कैलिबर भी होता है जो बड़ा आपका, अगर आप किसी और क्राइटेरिया से हैं और आपका मेंटल कैलिबर जो है, या आपका जो कहना चाहिए ना मैच मेकिंग ऑफ थॉट्स या कंपैटिबिलिटी किसी के साथ मैच नहीं कर रही है, और आप ये सोचते हैं कि मैं जो बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ ये नहीं इसको समझ आनी, इट टेक्स टू मच टाइम टू अंडरस्टैंड इट कि व्हाट इज गोइंग ऑन, उस वक्त में एंजाइटी बढ़ती है लोगों की। ये आपके साथ भी होता होगा सना कि आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे, आपको कंसर्न करते होंगे, जब आप उनको कोई बात बताती है तो दे विल नॉट लिसन इट, जैसे कि नहीं नहीं ये ऐसे होगा, बट आपको पता है कि इसकी एंड पॉइंट क्या है। जब लोगों को अब किसी भी चीज का एंड रिजल्ट या एंड पॉइंट पता हो ना, तो वो उन लोगों से इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं जो बीच में उनकी बात समझ नहीं रहे होते। इससे बचने के लिए क्या करें, मतलब लोगों की तरह ही ट्रीट करें, उसी कैलिबर के अकॉर्डिंगली बात करें जो लोगों का मेंटल कैलिबर है, या आप अपनी पर्सनालिटी वैसे ही रखें जैसे आप हैं? नहीं भाई, अगर आपको लोगों के साथ बात करनी है या उनको कोई बात समझानी है, पहले उनके लेवल पे जाके, पहले उन्हीं के लेवल पे जाके बात करें, क्योंकि जब तक आप, मैंने ये देखा है लोगों को एकदम से अगर आप इधर से बात करें तो नहीं समझ आती, फिर उसमें एक उनको चिड़चिड़ापन हो जाएगा कि हम क्यों नहीं समझ पा रहे, क्यों नहीं समझ नहीं आ रही होती, आप ये नहीं समझ रहे होते कि इन्हें क्यों नहीं समझ आ रही है, पूरी एक मिक्सिंग बन रही होती है चिड़चिड़ेपन की। बात समझाने के लिए पहले आपको उसके लेवल पे जाना पड़ता है। आप कहें अगला आपके लेवल पे आ जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल कि वो पहले आएगा, राइट? सही। क्योंकि आपका कंसर्न है ना, आप समझाना चाह रहे हो, आपको उसको बात समझानी है, तो समझाने के लिए पहले उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसका लेवल अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, एंड देन उसके डिफरेंट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने का जो उसको ट्रिगर करते हैं या जिससे उसको बात समझ आएगी, वो वाले पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसके बाद उनको टैप करना पड़ता है। नेचर समझनी पड़ती है, क्योंकि हर इंसान का नेचर, हम अपने लेवल के हिसाब से सोच रहे हैं, अपने नेचर के हिसाब से सोच रहे हैं, अपने नेचर के हिसाब से बोल रहे हैं, हमें नहीं पता सामने वाला नाजुक है, सेंसिटिव है, हमने कुछ ऐसी बात बोली उसको समझ ना आई, नहीं समझ आ रही, तो वो या शायद उसने कभी इस तरह की कोई बात ना सुनी हो, उसके लिए बड़ा एक नया तजुर्बा हो कि ये क्या कह दिया, ये क्या बात हो रही है। तो बहुत सारे लोग उस टाइम पर उस शख्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती, लेकिन जो शख्स बात कर रहा होता है या बता रहा होता है ना, वो ये कहता है कि ये मैं समझा नहीं पा रहा, वो आपके दिमाग में जो है ना वो एंजाइटी क्रिएट कर रहा होता है कि व्हाई इट्स हैपनिंग राइट नाउ, कि मैं किसी को कोई बात क्यों नहीं समझा पा रहा। तो उसकी रीज़न ये होती है कि जब भी आपने किसी से कोई बात करनी है या समझानी है, और अगर आपको लगता है कि वो उस लेवल पर आपकी बात को, वो कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं समझ पा रहा, तो आप उसके कैलिबर पर आए, फिर आप उसके मेंटल कैलिबर पे आने के बाद उससे बात करेंगे तो वो उसके लिए भी आसान होगा, आपके लिए भी आसान होगा। ये उसी तरीके से है कि अगर किसी को फ्रेंच नहीं आती और उसके सामने फ्रेंच बोली जाए, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली उसको बात समझ में नहीं आएगी, तो आप जब उसको उसकी ही जबान में बात करेंगे तो डेफिनेटली इट कुड बी मोर इजियर फॉर दैट पर्सन जो कि आपके साथ में डील आउट कर रहा है। बहुत शुक्रिया सना, बहुत शुक्रिया उरूसा, आप लोग हमारे शो पर आए और आज हमने जो है ख़वातीन के चिड़चिड़ेपन के ऊपर बात की। तो शो का टाइम एंड अप हो गया है, ऐसे ही अपना ख्याल रखिए और शो का फीडबैक देना मत भूलिएगा, ज़रूर दीजिएगा सोशल साइट पर कि आपको शो कैसा लगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।